students, I welcome you all to Tradi's Institute of Education. This is your biology ma'am, Dr. Garima Singh, and today we'll be discussing nutrition in human beings. So, देखो last class में क्या देखा? Last class में देखा heterotrophic nutrition क्या होता है? We have discussed the various types and हमें ये भी पता है कि holozoic nutrition is the kind of nutrition which human beings follow. So let us quickly begin और हम देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे अंडरगो होता है. तो चलो देखें कि न्यूट्रिशन करने के लिए हमारी ऑर्गेनिजम्स में जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होगा. तो जब भी बेटा आप ह्यूमन बींग्स की बात करोगे ना तो ह्यूमंस कैसे हैं? होलोजोइक हैं, मतलब हम कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फूड को इंजेस्ट करते हैं और इंजेस्ट करने के बाद बॉडी के अंदर उसका एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन कराते हैं. तो इंजेशन होगा फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या होगा? डाइजेशन होगा, थर्ड स्टेप होगा अब्जॉर्प्शन, फोर्थ होगा एसिमिलेशन और फिफ्थ स्टेप होगा इजेशन. तो इन 5 स्टेप्स में ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा. तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रोसेस कहाँ पर होना है. तो जब भी हम प्रोसेस कहाँ पे होना है की बात करेंगे ना तो हम बात करेंगे हमारे एलिमेंट्री कैनाल की. अब मैम एलिमेंट्री कैनाल ये कैसा नाम है? देखो कैनाल क्यों कह रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट एज अ कैनाल बिकॉज अ कैनाल हैज़ गॉट 2 ओपनिंग्स. सो इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विद 2 ओपनिंग्स. द एंटीरियर ओपनिंग इज योर माउथ फ्रॉम वेयर यू टेक इन द फूड, जहाँ से हम इंजेशन करते हैं, एंड द पोस्टीरियर ओपनिंग इज योर एनस, जहाँ से आप वेस्ट मटीरियल जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर रिलीज करते हो बॉडी के इन द फॉर्म ऑफ स्टूल्स या फीसेस. तो आपके एलिमेंट्री कैनाल की 2 ओपनिंग्स है, एक है आपकी एंटीरियर ओपनिंग माउथ और दूसरी है पोस्टीरियर ओपनिंग विच इज़ एनस. और यही जो पर्टिकुलर ट्यूब है यही अलग अलग तरीके से कॉइल्ड है और बाकी सारे पार्ट्स बना रही है. तो यहाँ से माउथ से शुरू होती है, फिर यहाँ फैरिंग्स एक कॉमन पैसेज होगा, फिर ये होगा आपका ईसोफेगस यानी फूड पाइप, फिर है आपका ये मस्कुलर बैग सॉर्ट ऑफ अ जे शेप्ड ऑर्गन विच इज़ योर स्टमक. Then you have a highly coiled structure which is the small intestine. Then you have a bigger diameter वाला structure which is the large intestine. और आखिरी में है anus. तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल. तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एक एलिमेंट्री कैनाल. और इसके साथ में क्या? इसके साथ में हमें हेल्प लगेगी कुछ ग्लैंड्स की. तो सिर्फ हमारा एक एलिमेंट्री कैनाल से काम नहीं बनेगा बच्चों. एलिमेंट्री कैनाल के अलावा हमें कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स की ज़रूरत है. एसोसिएटेड ग्लैंड्स मतलब वो वाले ग्लैंड्स जो एलिमेंट्री कैनाल की हेल्प करेंगे, इसके साथ एसोसिएटेड हैं, इसकी हेल्प करेंगे ताकि आपके फूड का कंप्लीट प्रॉपर ब्रेकडाउन हो सके. क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करें और उसको कन्वर्ट करने के बाद बॉडी के अलग अलग सेल्स तक पहुंचाएं, सो दैट द सेल्स कैन यूटिलाइज इट फॉर देयर अपकीप, फॉर द ग्रोथ, फॉर द मेंटेनेंस, फॉर द रिपेयर वर्क. सो फॉर ऑल दोज रीजंस वी विल बी रिक्वायरिंग दीज सलाइवरी ग्लैंड्स. फाइन, सो विल बी रिक्वायरिंग दीज सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज. तो ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ के आसपास प्रेजेंट हैं, लिवर आपका अब्डोमिनल कैविटी में, पैनक्रियाज भी आपका अब्डोमिनल कैविटी में. इनके सबके सिक्रीशंस को हम जूसेस कहते हैं. द जूसेस माइट हैव सम एंजाइम्स व्हिच कैन हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड. सो लेट अस क्विकली सी कि ये जो तीनों हैं ये हमें कैसे कैसे मिलेंगे. तो अब जब भी हम बेटा इस चैप्टर की बात करेंगे ना हम इसे कैसे पढ़ेंगे? अपन इसको सीक्वेंस में पढ़ेंगे. सीक्वेंस में क्यों? पहले अपन देख लेते हैं कि फूड कहाँ जा रहा है. तो फूड जहाँ जा रहा है दैट स्ट्रक्चर इज योर माउथ और योर ओरल कैविटी. तो यहाँ पर अंदर जो स्पेस है उसे आप माउथ या ओरल कैविटी या फिर आपकी बक्कल कैविटी भी कह सकते हो. यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेंगे आपके टीथ, ई. यहाँ पर मिलेगी आपकी टंग. ये जो टीथ है, टंग है, आपके चीक्स का पीछे वाला हिस्सा है, मतलब आपका बकल म्यूकोजा है. ये वाला जो पूरा रीजन बन रहा है, इस वाले रीजन में आप फूड का क्या कराते हो? पहले ब्रेक डाउन कराते हो. तो हम फूड का जो मैकेनिकल ब्रेक डाउन है या उसका जो फिजिकल ब्रेक डाउन है वो माउथ में स्टार्ट करते हैं. तो फिजिकल ब्रेक डाउन माउथ में स्टार्ट होगा. टीथ आपके उस फूड को कट करेंगे, ग्राइंड करेंगे, मैस्टिकेट करेंगे. तो उससे हमारा फूड छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होगा. प्लस जो हमारी टंग है वो क्या करेगी? उस फूड को अच्छे से मिक्स करेगी थरोली एक मटेरियल से जिसका नाम है सलाइवा. ये सलाइवा रिलीज होगा सलाइवरी ग्लैंड से. तो टंग उसको एक बॉल सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर या बोलस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करेगी. तो माउथ में ये वाली सारी चीज़ें बिगिन हो जाती हैं. ओरल कैविटी हम अप्रिशिएट कर सकते हैं. ऊपर की तरफ जो रूफ बन रही है बेटा ये क्या है? ये बन रही है आपके पैलेट से. जो फ्लोर बन रहा है वो बन रहा है आपकी टंग से. सराउंडिंग में आपके टीथ हैं और बकल म्यूकोजा है. बंद कर लोगे तो सामने लिप्स आ जाते हैं, सो दैट इट कैन रिमेन एज अ क्लोज्ड स्पेस. दांत आपके पास कैसे? अलग अलग टाइप के हैं. तो हमारे पास सेम टाइप के टीथ नहीं है. वी आर हेट्रोडोंट. 4 अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं इन ह्यूमन बॉडी. तो इंसाइजर्स अलग हैं, कैनाइन्स अलग हैं, प्रीमोलार्स अलग हैं और मोलार्स अलग हैं. हर टीथ का अपना एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक फंक्शन भी होगा.
देन इफ़ यू टॉक अबाउट द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यहाँ पर जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं दीज आर द सलाइवरी ग्लैंड्स। अब सलाइवरी ग्लैंड्स में पहला सलाइवरी ग्लैंड है आपका पेरोटिड। अब ये पेरोटिड कहाँ है? पेरोटिड मीन्स नियर द ईयर, तो ये यहाँ पर ईयर के जस्ट फ्रंट में इधर इधर प्रेजेंट है। तो पेयर में है तो 1 सलाइवरी ग्लैंड, 2 सलाइवरी ग्लैंड। द नेक्स्ट वन विच यू हैव इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पर जॉ में, तो ये जॉज में प्रेजेंट है, लोअर जॉ के एंगल्स में, यहाँ पर आपको सबमैंडिबुलर ग्लैंड मिलेगा। एंड द थर्ड वन इज सबलिंगुअल। अभी सबलिंगुअल कहाँ है? एट द प्लेस वेयर योर टंग रेस्ट, तो जहाँ आपकी टंग रेस्ट करती है लोअर इंसाइजर्स के जस्ट पीछे नीचे की तरफ, वहाँ पर यहाँ पर अंदर की तरफ प्रेजेंट है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये 3 अलग अलग पेयर ऑफ ग्लैंड्स हैं, तीनों का सेक्रीशन साथ में मिलाकर कहलाता है सलाइवा। तीनों का सेक्रीशन साथ में मिलाकर क्या कहता है? सलाइवा। अब ये ग्लैंड्स कैसे हैं? ये ग्लैंड्स हैं हमारे एक्सोक्राइन टाइप के। एक्सोक्राइन क्यों? क्योंकि ये जो सेक्रीशन है इनका सलाइवा वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही पोर कर रहे हैं, एंड दे आर पोरिंग इट विद द हेल्प ऑफ सम ट्यूब्स और ओपनिंग्स विच आर नोन एज डक्ट। तो इनके पास अपनी ट्यूब्स, अपनी ओपनिंग्स है जिन्हें डक्ट कहते हैं, और इन डक्ट के थ्रू ही बच्चों इनका सेक्रीशन इस पर्टिकुलर जगह पे पोर किया जा रहा है। ठीक है, तो डक्ट की हेल्प से इनका सेक्रीशन माउथ में एक पर्टिकुलर जगह पर पोर हो रहा है, इसीलिए ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, द ग्लैंड्स विथ डक्ट, एंड दे रिलीज देयर सेक्रीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। दे रिलीज देयर सेक्रीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो हर ग्लैंड का अपना अपना डक्ट है, सबका सेक्रीशन ऑल टुगेदर सलाइवा माउथ में रिलीज होने वाला है। अब ये जो सलाइवा है इसी को हम सलाइवरी जूस भी कह सकते हैं। ठीक है, सलाइवा को ही हम सलाइवरी जूस भी कह सकते हैं। तो सलाइवा या सलाइवरी जूस, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो पहली चीज़ आपको मिलने वाली है मेरे बच्चों वो है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। अभी सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम नाम से ही हमको याद रखना है, अमाइलोज जो वर्ड होता है ये होता है वर्ड स्टार्च के लिए। अमाइलेज एंजाइम का नाम है, मतलब ये वो एंजाइम है जो अमाइलोज यानी स्टार्च का ब्रेकडाउन कराता है। तो स्टार्च का ब्रेकडाउन माउथ में होगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन केमिकल लेवल पे माउथ में शुरू हो जाएगा। तो माउथ में हम कॉम्प्लेक्स शुगर स्टार्च का ब्रेकडाउन स्टार्ट करेंगे, लगभग 30% स्टार्च का ब्रेकडाउन करा लेंगे इनटू माल्टोज। जैसे ही लगभग 30% माल्टोज में यहाँ पर कन्वर्ट होगा, बाकी कंप्लीट डाइजेशन यहाँ नहीं होगा, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कराएंगे, बट हाँ यहाँ पर ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया है। तो फिजिकल ब्रेकडाउन के साथ साथ केमिकल ब्रेकडाउन दोनों ही चीज़ें माउथ में स्टार्ट हो जाती हैं। एक ही फूड के कंपोनेंट का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स और फैट्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा। द नेक्स्ट थिंग विच विल फाइंड हेयर इज गोइंग टू बी लाइजोजाइम। अभी लाइजोजाइम क्या है मैम? लाइजोजाइम है बेटा एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। एंटी बैक्टीरियल मतलब ये क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये बैक्टीरियाज को किल करता है जो आपके फूड के थ्रू एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइजोजाइम हमारा सेकेंड टाइप का एंजाइम है जो आपको सलाइवरी जूस में मिलेगा। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है वाटर और होते हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स ये दोनों चीज़ें भी आपको आपके सलाइवा में मिलने वाली हैं। तो सलाइवा जो है हमारा एक स्लाइटली एसिडिक पीएच पे काम करेगा, लगभग 6.8 के पीएच पे कन्वर्ट कराएगा स्टार्च को, और इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं कराएगा, ब्रेकडाउन भी पार्शियल होगा, मतलब आधा अधूरा ब्रेकडाउन होगा। पूरे स्टार्च का भी नहीं हो रहा, 30% स्टार्च का हो रहा है और वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा, पार्शियल हो रहा है। तो ये काम है हमारे सलाइवरी अमाइलेज का। तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ ये हुआ कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। जो कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करने वाला एंजाइम है नाम है सलाइवरी अमाइलेज। 30% ऑफ द स्टार्च को लगभग हाइड्रोलाइज करेगा। ऑप्टिमम पीएच जिस पे काम करना चाहता है वो है एट द पीएच ऑफ 6.8। तो 6.8 के पीएच पे काम करेगा, उसे कन्वर्ट करा देगा इनटू माल्टोज। तो स्टार्च इस पे काम कर रहा है सलाइवरी अमाइलेज, पीएच होना चाहिए 6.8, और ये इसको कन्वर्ट करेगा इनटू अ डाइसैकेराइड विच इज माल्टोज। अब लाइजोजाइम की बात करोगे तो लाइजोजाइम कहाँ है? सलाइवा में ही है। एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, इन्फेक्शन से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गई हमारी सलाइवा की स्टोरी। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये समझ आया कि माउथ में क्या क्या होना चाहिए। तो ये अगर आपका स्टार्च है, पॉलीसैकेराइड, बहुत सारे ग्लूकोज साथ में मिल के स्टार्च बना रहे हैं, तो जब सलाइवरी अमाइलेज इस पे काम करता है तो ये इसे कन्वर्ट करता है इनटू डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब 2 ग्लूकोज साथ में। तो माल्टोज एक डाइसैकेराइड है जिसमें 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। जब आप इनको और अलग करोगे तब जाके आपकी बॉडी को वो फॉर्म मिलेगा जो आपके सेल्स यूज़ कर सकते हैं। तो माल्टोज भी यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ क्या कर पाएंगे? ग्लूकोज यूज़ कर पाएंगे, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सिंपल शुगर्स यूज़ कर सकते हैं। ये अभी एक डाइमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, तो इसे मोनोमर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो अभी हुआ नहीं है। तो अभी हमको आगे कहाँ पर ये होगा ये भी देखना है।
तो इतनी चीज़ तो आई होप सबको क्लियर होगी अभी कि कैसे हमारे फूड का ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ है माउथ में और सलाइवा ने क्या किया है और क्या नहीं। अब सलाइवा ने ये वाकई किया है, इसको करने के लिए ना हमें एक एक्टिविटी दी है। ये है एक्टिविटी बुक के हिसाब से एक्टिविटी 6.3। अब 6.3 में क्या कहा, इनने कहा बेटा 1 ml स्टार्च सोल्यूशन ले लो, ठीक है, 1% स्टार्च सोल्यूशन ले लो 2 टेस्ट ट्यूब में ए और बी। एक टेस्ट ट्यूब में 1 ml सलाइवा मिला दो और दूसरी में कुछ मत मिलाओ, 20-30 मिनट के लिए छोड़ दो। तो एक में टेस्ट ट्यूब ए में आपने सलाइवा ऐड करा दिया है, टेस्ट ट्यूब बी में कुछ नहीं किया है। अब क्या करो, आफ्टर 20-30 मिनट्स दोनों में आयोडीन की ड्रॉप्स डालो और आयोडीन की ड्रॉप्स डाल के ये देखो कि क्या कुछ हुआ है, क्या सोल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है। तो आप नोटिस करोगे कि जो आपकी टेस्ट ट्यूब ए है उसमें जो सोल्यूशन है उसका कलर चेंज नहीं हो रहा, उसका कलर चेंज नहीं हो रहा। ऑन दी अदर हैंड जो आपका दूसरा टेस्ट ट्यूब है उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ब्लू ब्लैक क्यों होगा, क्योंकि स्टार्च प्रेजेंट था टेस्ट ट्यूब बी में। तो टेस्ट ट्यूब बी में स्टार्च होने के कारण वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा और उसका कलर कन्वर्ट कर देगा इनटू ब्लू ब्लैक। टेस्ट ट्यूब ए का जो स्टार्च है वो ब्रेक हो चुका होगा सलाइवा के एंजाइम के कारण, सलाइवरी अमाइलेज के कारण, इसीलिए वो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, इसलिए वो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट नहीं होगा। तो वहाँ कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाए, इसलिए आपने उसको इतना टाइम भी दिया है 20-30 मिनट का। और क्योंकि वो बॉडी के अंदर नहीं है, बाहर है, वहाँ पर सिर्फ स्टार्च है, तो उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन करा पाएगा। तो टेस्ट ट्यूब ए आपको कलर चेंज नहीं शो करेगी, टेस्ट ट्यूब बी आपको कलर चेंज शो करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ से ध्यान रखने वाले हैं। तो देखो, अगर हम बॉइल्ड राइस का सोल्यूशन लेते तो भी हम यही चीज़ देखते कि बॉइल्ड राइस के साथ सलाइवा मिक्स करते तो वो उसी कलर का रहता, आयोडीन के कलर का, ठीक है, ऑरेंज ब्राउन सॉर्ट ऑफ। बट अगर नहीं करते तो वो पूरा ब्लू ब्लैक हो जाता, पूरा ब्लू ब्लैक हो जाता। अब ये जो बेटा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है ना, जो माउथ में आधा अधूरा इसका डाइजेशन हो गया है, इस फूड का क्या करें, ये वाला फूड आप स्वॉलो करते हो। जैसे आप इस फूड को स्वॉलो करते हो मतलब हम क्या करा रहे हैं, फूड का डिग्लूटेशन करा रहे हैं। तो फूड की स्वॉलोइंग या डिग्लूटेशन जैसे ही होगा, द फूड विल पास टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द फैरिंग्स। तो फूड जैसे ही हम स्वॉलो करेंगे, इस प्रोसेस को हम डिग्लूटेशन कहते हैं। और डिग्लूटेशन करते ही फूड हमारा फैरिंग्स से होता हुआ फूड पाइप में जाना चाहिए, फैरिंग से होता हुआ फूड पाइप में जाना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि फैरिंग्स एक कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज इन द सेंस कि फैरिंग्स में ही एयर भी जा रही है नोज से माउथ से, फैरिंग्स में ही फूड भी जा रहा है माउथ से। अब फैरिंग्स से 2 रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता जा रहा है लैरिंग्स और ट्रैकिया की तरफ, दूसरा रास्ता जा रहा है पीछे वाला फूड पाइप की तरफ। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो खाना आपके फूड पाइप में जाए ताकि स्टमक में जाए। आप ये नहीं चाहते कि खाना विंड पाइप में जाए और लंग्स में जाए। तो क्या करना पड़ेगा, दूसरी ओपनिंग को क्लोज करना पड़ेगा। तो ये जो लैरिंग्स वाली ओपनिंग है, इसको क्लोज करने का काम करता है एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस उसको क्लोज कर देता है ताकि जो फूड है वो दूसरी ओपनिंग से होता हुआ स्टमक में एंट्री ले पाए। तो ये एपिग्लॉटिस का फंक्शन है कि वो लैरिंग्स को क्लोज करे जब आप स्वॉलो कर रहे हो, ताकि फूड आपका एयर पैसेज में नहीं जाए, ठीक है, ताकि फूड आपका आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर ना करे। इसीलिए कहते हैं खाना खाते खाते बात नहीं करते हैं, ठीक है, खाना खाते खाते बात करते हैं तो क्या होता है, फूड आपका एयर ट्रैक्ट में जाने की कोशिश करता है और आपको ठसका लग जाता है। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है नॉट टू टॉक वाइल यू आर ईटिंग, ठीक है। तो ये देखो, खाना के लिए पास इधर फूड था तो इसके पास 2 रास्ते थे, 1 और 2। तो इस रास्ते को हमने क्लोज किया है, इस रास्ते को हम जैसे ही क्लोज करेंगे अब फूड सिर्फ इधर ही जाएगा, इधर ही जाएगा। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि फूड को विंड पाइप में एंटर नहीं करना है, इट शुड नॉट एंटर दी ट्रैकिया। अब ईसोफेगस में बेटा जैसे ही फूड जाएगा ना, ईसोफेगस में क्या होगा, ईसोफेगस में होगा मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ईसोफेगस की जो लाइनिंग है, रादर आपके पूरे ही जीआईटी की जो लाइनिंग है, पूरे ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है, उसमें बाहर मसल्स है और ये मसल्स क्या करती हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस करती हैं। जब ये मसल्स रैपिडली ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना रिदमिकली, तो ये फूड को धक्का दे रही है, पुश करके नीचे भेज रही है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर एंटायर जीआईटी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है रिदमिक तरीके से, and because of that rhythmic muscular contraction the food is moving down to the next part। जब भी फूड ईसोफेगस में है और यहाँ की मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट करके इसको भेज रही हैं, इस टाइम पे ना ईसोफेगस में खुद से कोई जूस, खुद से कोई एंजाइम्स रिलीज नहीं हो रहे। तो जो भी हमारे माउथ में एक्टिविटी शुरू हुई थी कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन की, वही यहाँ पर कंटिन्यू होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर उनको कोई डिफरेंट पीएच या कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। जैसा वो जूस में मिक्स फूड था, जैसा ब्रेकडाउन चल रहा था, वैसा ही कंटिन्यूस ब्रेकडाउन अभी भी यहाँ पर चलने वाला है। एंड फिर फूड धीरे 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 यहाँ से कहाँ भेजा जाएगा, स्टमक में। तो फूड फिर छोटे 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 छोटे
पीसेस में या छोटे छोटे पोर्शंस में स्टमक में एंट्री लेगा। अब जब भी फूड स्टमक में एंट्री लेगा ना बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक स्फिंक्टर मसल होगी। ये स्फिंक्टर्स मसल्स क्या करती हैं, ये रेगुलेट करती हैं ओपनिंग को कि कितना जाए एट अ टाइम। तो ये स्फिंक्टर मसल रेगुलेट करेगी ओपनिंग को और फूड यहाँ से अंदर एंट्री ले लेगा। जैसे ही पूरा फूड यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ना यहाँ पर एक वाल्व भी है। ये वाल्व क्या करेगा, अपने आप को क्लोज कर लेगा। क्लोज क्यों कर रहा है, ताकि फूड आपका वापस ऊपर ना जाए, तो वॉमिटिंग के टाइम पे ये वाल्व ओपन हो जाती है, दैट्स व्हाई द फूड कम्स आउट। नॉर्मल कंडीशन में ये वाल्व बंद है ताकि फूड स्टमक के चेम्बर में रह सके और वहाँ पर उसका फर्दर ब्रेकडाउन हो पाए। तो जैसे ही फूड स्टमक में एंट्री ले, उसके बाद स्टमक की वॉल्स में भी वही मूवमेंट होगा कि स्टमक की वॉल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन चलेगा। तो फूड पूरा जैसे मिक्सी में ग्राइंड नहीं होता वैसे हिलता रहेगा, और हिलते रहने के साथ साथ स्टमक की वॉल को जूस भी रिलीज करा देगी, जिस जूस का नाम होगा गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट है वो उस फूड का फिर अब फर्दर ब्रेकडाउन कराने में हेल्प करेंगे। तो आप यहाँ तक ये कहानी समझो कि फूड यहाँ पर एंटर हुआ, इसको बंद कर दिया हमने, यहाँ पर अंदर मिक्सी की तरह फूड रोटेट हो रहा है। जैसे ही फूड यहाँ मिक्सर में रोटेट होगा, यहाँ से कुछ जूस निकल रहा है। ये जो जूस निकल रहा है ये उस फूड का केमिकल ब्रेकडाउन कराने में हेल्प करने वाला है। तो आपका जो स्टमक है, ये अलग अलग लेयर्स का बना हुआ है। तो सबसे बाहर की लेयर को अपन सिरोसा कहते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ फूड पाइप नहीं, आपका पूरा ही जीआईटी में मसल्स है, तो वो मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है मस्क्यूलरिस लेयर में, तो ये मस्क्यूलरिस वाली लेयर होगी। फिर सब म्यूकोजा वाली लेयर होगी जहाँ ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं, और फिर जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है ना, उसे म्यूकोजा कहते हैं। इसी म्यूकोजा की लेयर में प्रेजेंट होते हैं आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और यही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज कराते हैं अलग अलग मटीरियल्स को। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में अलग अलग सेल्स हैं, कुछ सेल्स रिलीज कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ सेल्स रिलीज कराएंगे इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन, और कुछ सेल्स रिलीज कराने वाले हैं आपके लिए म्यूकस। ठीक है, तो 3 मेजर कंपोनेंट्स हम याद रखेंगे यहाँ पर। HCl जिन सेल से रिलीज होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेराइटल सेल्स। तो ये पेराइटल सेल्स रिलीज करेंगे HCl। जो दूसरे वाले सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं चीफ सेल्स। चीफ सेल से रिलीज होगा इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन। ठीक है, और जो तीसरे सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं बच्चों म्यूकस नेक सेल्स, जिनसे रिलीज होगा म्यूकस। तो ये 3 अलग अलग सेल्स 3 अलग अलग चीज़ें रिलीज करेंगे। तीनों चीज़ें मिलाकर गैस्ट्रिक जूस हम कह रहे हैं। ठीक है, कुछ दूसरे सेल्स भी हैं इनमें जो लाइपेज एंजाइम रिलीज करते हैं बहुत कम क्वांटिटी में। तो यहाँ पर लाइपेज एंजाइम रिलीज करने की भी सेल्स हैं, बच्चों में रेनिन रिलीज करने के भी सेल्स हैं। तो ये वाली मटीरियल्स भी गैस्ट्रिक जूस का कॉम्पोनेंट होते हैं। अब जैसे ही आप गैस्ट्रिक जूस की बात करो ना, मेजरली क्या याद रखना है कि 3 टाइप के सेल्स हैं यहाँ। म्यूकस नेक सेल्स याद रखेंगे, म्यूकस रिलीज करने वाले। पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स याद रखेंगे, जो रिलीज करेंगे इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन। इनएक्टिव एंजाइम या प्रो एंजाइम सेम चीज़ है, और इनएक्टिव या प्रो एंजाइम कह रहे हैं इसीलिए पीछे ओजन लगा है। ठीक है, तो किसी भी एंजाइम के नाम के पीछे OGEN ओजन लगा दोगे तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब अभी वो एक्टिवेटेड नहीं है, अभी वो किसी चीज़ का ब्रेकडाउन नहीं करा सकता। बट अगर उसे कोई एक्टिवेट करा दे तो वो तुरंत अपना काम कर सकता है। तो ये है हमारा इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन। नेक्स्ट सेल्स हैं हमारे पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स, जो रिलीज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ साथ रिलीज करते हैं कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर, ये क्या बोल दिया मैम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड तक तो चलो समझ आ रहा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ पर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर सकता है, बिल्कुल करेगा क्योंकि एक एसिड है। अभी तक तो एक स्लाइटली एसिडिक पीएच पे काम कर रहा था सलाइवरी एमाइलेज, पर HCl तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जैसे ही ये स्टमक में रिलीज होता है, ये वहाँ का पूरा मीडियम हाईली एसिडिक कर देता है। जैसे ही मीडियम एसिडिक होगा ना, तो वहाँ का पीएच हो जाएगा लगभग 1.8 के आसपास, और जैसे ये पीएच 1.8 होगा, आपका इनएक्टिव एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। तो पेप्सिनोजन एक्टिव होकर पेप्सिन बन जाता है, और पेप्सिन बन के तुरंत प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है। तो यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि HCl वहाँ के मीडियम को एसिडिक बनाए, एसिडिक पीएच पे पेप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होकर प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट करेगा। तो स्टमक में जिस कंपोनेंट का ब्रेकडाउन होने वाला है बेटा, वो है प्रोटीन, और किसके कारण? पेप्सिन के कारण। पेप्सिन को किसने एक्टिवेट किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एक्टिवेट किया। तो अब आपको ये कहानी समझ आ रही है कि क्यों ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है। अब बाद में जो कहानी है वो है एसेंशियल फैक्टर्स की। अब ये एसेंशियल फैक्टर्स क्या हैं? देखो, आपकी बॉडी में विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है, नहीं होगा तो आपकी RBCs ढंग से बनेंगी नहीं, आपको एनीमिया हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि विटामिन B12 अब्जॉर्ब हो पाए, तो उसके लिए ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है।
और ये फैक्टर्स वही सेल सिक्रीट कर रहे हैं जो HCl सिक्रीट कर रहे हैं। तो इमेजिन करो किसी पेशेंट को अगर प्रॉब्लम थी, उसका स्टमक आपको रिमूव करना पड़ा, तो उसकी बॉडी में फिर विटामिन B12 अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, अब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसको पर्नीशियस एनीमिया आ जाएगा। तो ये चीज़ इस तरीके से आप लिंक करके याद रख सकते हो, ठीक है, इसको इस तरीके से लिंक करके याद रखोगे। और अब आप मुझसे पूछो कि मैम ये तीसरी चीज़ का क्या काम है। पेप्सिन का तो हम समझ गए, HCl का भी हम समझ गए, ये म्यूकस क्यों रिलीज हुआ है, म्यूकस वहाँ किस काम का। तो म्यूकस आपके स्टमक में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग है ना, म्यूकोजा, वो बहुत डेलिकेट होती है, बहुत डेलिकेट, आपकी बाहर की स्किन से बहुत ज़्यादा डेलिकेट। अब इतनी डेलिकेट लाइनिंग और इतना स्ट्रॉन्ग एसिड, 1.8 का pH, बीट दैट, इमेजिन करो उसे, पूरा जल नहीं जाता, पूरा इरोड हो जाता। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है ये म्यूकोजा की लाइनिंग। ये म्यूकोजा की लाइनिंग उसे कवर करके रखती है ताकि उसको HCl के एक्शन से प्रिवेंट कर सके या प्रोटेक्ट कर सके। तो ये चीज़ हम यहाँ से याद रखने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ से याद रखने वाले हैं। अब स्टमक के अंदर फूड रहता है लगभग 4 से 5 घंटे तक। थरोली मिक्स करते हैं उसको, जब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये मस्कुलर वॉल्स हिल डुल कर उसका मूवमेंट करा कर उसको मिक्स करती हैं, तो आप उस बोलस को बुलाने लगते हो काइन। तो वहाँ पर अभी तक जो बोलस था, अब हम उसे काइन बुलाएंगे जब वो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस में मिक्स हो गया है। एसिडिक गैस्ट्रिक जूस में मिक्स होने के बाद बोलस काइन बन जाता है बच्चों, ठीक है, काइन बन जाता है। जो आपका प्रोएंजाइम था पेप्सिनोजन, उसको जैसे ही एक्सपोजर मिलता है वो एक्टिव होकर बन जाता है पेप्सिन। और पेप्सिन क्या है, पेप्सिन है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक, मैम ये क्या टर्म है, प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन्स का लाइसिस, यानी प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। इज दैट क्लियर? चलो, अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि पेप्सिन एक्चुअल में प्रोटीन्स को कन्वर्ट किस चीज़ में कर रहा है। पेप्सिन प्रोटीन्स को कन्वर्ट करेगा इनटू प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड्स। अब आप इसको सिंपलर प्रोटीन्स भी लिख सकते हो, ठीक है, आप लिख सकते हो प्रोटीन्स इनटू सिंपलर प्रोटीन्स, या फिर अगर आप लिख सको, याद रख सको, तो बिल्कुल लिखना प्रोटीएजेस पेप्टोन्स, ठीक है। म्यूकस होता है, वहाँ पर बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जो मेक श्योर करते हैं कि लुब्रिकेशन भी हो, म्यूकोजल एपिथेलियम का प्रोटेक्शन भी हो, ताकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड उसको एक्सकोरिएट या फिर उसको इरोड ना कर पाए, ठीक है, तो ये उसको उसके इरोजन से बचाते हैं। एसिडिक pH प्रोवाइड करते हैं, 1.8 का एक ऑप्टिमल pH है पेप्सिन की एक्टिविटी के लिए। ऐसे ही एक एंजाइम की बात की थी मैंने, रेनिन नाम के, रेनिन विथ डबल N। ये जो रेनिन है ना बच्चों, ये भी एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ही है, बट ये जो रेनिन है ये रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस में इन्फेंट्स के। इन्फेंट्स कौन होते हैं, 1 साल से छोटे बच्चे। तो जो बच्चे 1 साल से छोटी उम्र के हैं उनकी बॉडी में ये रेनिन रिलीज होता है, और रेनिन का काम है मिल्क प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन कराना। तो मिल्क प्रोटीन केसिन, ठीक है, C से स्पेलिंग आती है केसिन की, मिल्क प्रोटीन केसिन का ब्रेकडाउन कराना, ये होता है इस रेनिन एंजाइम का काम। तो इन्फेंट्स मदर्स मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए उनकी बॉडी में एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो मिल्क के प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करा सके। एडल्ट्स में ये जो काम होता है वो हमारे लिए पेप्सिन ही करेगा, ठीक है, पेप्सिन ही करेगा। अब ये कुछ अलग अलग सेल्स हैं, सारे सेल्स तो हमें याद नहीं रखने हैं, बट हाँ, पेराइटल सेल्स, चीफ सेल्स आप बिल्कुल याद रखना। पेराइटल सेल्स से रिलीज हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और चीफ सेल से रिलीज हो रहा है पेप्सिनोजन यानी इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिन। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जब भी हम पढ़ते हैं ना, सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये जो डियोडेनम वाला पार्ट है ये होगा ये वाला पोर्शन, तो ये है डियोडेनम, तो ये जो स्टमक से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वो होगा डियोडेनम, फिर आएगा जेजुनम और फिर आएगा लास्ट में इलियम। तो हमारा पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन इन 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। अब ना बुक में एक बहुत बढ़िया सी लाइन लिखी है, उसमें लिखी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा तो होता है, बट हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर्स में। अब ये क्यों, ये इसीलिए क्योंकि जो हमारे हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हर्बीवोर एनिमल्स या हर्बीवोर मैमल्स ये कंज्यूम करते हैं बहुत सारा प्लांट डायरेक्टली, और प्लांट में सेल्यूलोज होता है। तो सेल्यूलोज के ब्रेकडाउन के लिए इनको एक लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत होती है, तो इनका स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लंबा होता है। और कार्निवोर्स क्योंकि मीट खाते हैं तो उनको इतना लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर्ड नहीं रहता।
तो यहाँ पर ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कभी भी आप र्यूमिनेंट हर्बीवोर्स की बात करोगे या ग्रास ईटिंग वालों की बात करोगे तो इनके पास एक लार्ज सा, काफ़ी लंबा सा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा एज कम्पेयर टू द कार्निवोर्स। इनका इंटेस्टाइन हमेशा शॉर्टर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअली हो क्या रहा है ये समझने के लिए हमें देखने पड़ेंगे सबसे पहले दो ग्लैंड्स। हम देखेंगे लिवर और फिर हम देखेंगे पैनक्रियाज। लिवर, अब ये लिवर क्या है? लिवर है आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड, सो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। और ये जो ग्लैंड है ये एक बहुत ही अद्भुत ग्लैंड है, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड तो है पर ये ग्लैंड एंजाइम्स रिलीज नहीं करता। इस ग्लैंड से कुछ जूस रिलीज होता है, जूस का नाम है बाइल जूस, बट उस बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, इट डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। फिर मैम फिर किस काम का? एंजाइम होता तो ब्रेक डाउन कराता, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट कराता। अब आप कह रहे हो कि एंजाइम भी नहीं है, तो फिर ये लिवर कर क्या रहा है? इतना बड़ा ग्लैंड होने के बाद ये कर क्या रहा है? तो बेटा ये क्या कर रहा है पता है? ये रिलीज करा रहा है बाइल जूस, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बाइल पिगमेंट्स और बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। बाइल पिगमेंट होते हैं दो, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, और फिर होते हैं इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स। ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ना ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बाइल सॉल्ट्स का काम है कि ये इमल्सिफिकेशन में हेल्प करें। इमल्सिफिकेशन में हेल्प करें, इमल्सिफिकेशन मतलब बड़े फैट ग्लोब्यूल्स का या लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स का स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्जन। अब फैट बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको ऐसे समझो कि फैट है 100 किलो पनीर जैसा, ठीक है। अब इतना बड़ा पनीर तो नहीं खा सकता ना कोई, ना ही इतना बड़ा पनीर हम आसानी से काट पाएंगे या ब्रेक करा पाएंगे, तो आपको उस बड़े से फैट के या बड़े से पनीर के छोटे चंक्स काटने पड़ेंगे। तब सिर्फ ये कर रहे हो कि आप बड़े से साइज़ के स्ट्रक्चर के छोटे छोटे पीसेस कर रहे हो और फिर उन पीसेस पे एंजाइम को काम करने दे रहे हो, तो इसी को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन में एक बड़ी सी चीज़ को छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है, और ये बड़ी सी चीज़ है यहाँ पर फैट, तो फैट्स का इमल्सिफिकेशन कराएगा आपका बाइल, बिगर फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। बाद में इन स्मॉलर ग्लोब्यूल्स पे काम करेगा आपका पैनक्रियाज का एंजाइम लाइपेज, ठीक है। यहाँ पर क्या काम है? सिर्फ बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे में ब्रेक कराना। बाद में उस पर काम करेगा पैनक्रियाज का एंजाइम जो कि है लाइपेज। तो ये हम याद रखेंगे यहाँ पर कि बिगर फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर में कन्वर्ट कराएगा ताकि लाइपेज एंजाइम उस पर एक्ट कर सके। लाइपेज एंजाइम तब तक एक्टिवेटेड नहीं रहेगा, तब तक फंक्शन नहीं कर पाएगा जब तक बाइल बिगर ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर में कन्वर्ट ना कर दे। तो ये है हमारे बाइल का फंक्शन, ये है हमारे बाइल का फंक्शन। तो बाइल बनता है कहाँ? बाइल बनता है लिवर में, और लिवर में बनने के बाद उसको स्टोर किया जाता है, उससे वाटर निकाल के उसे कंसनट्रेटेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। तो जब भी ज़रूरत होगी तो गॉल ब्लैडर से और लिवर से डायरेक्टली बाइल पाइप की हेल्प से या डक्ट्स की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डिओडेनम में रिलीज होंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा जूस रिलीज होगा ना डिओडेनम में, वो पता है कौन है? वो है पैनक्रियाज से आने वाला जूस, जो कि है पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाज हमारा एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, यानी एक कंपाउंड ग्लैंड है। पैनक्रियाज का 98% पोर्शन होता है एक्सोक्राइन, मतलब बनाता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर प्रेजेंट हैं बहुत सारे एंजाइम्स। और इसे 1 से 2% सेल्स ऐसे हैं जो जूस नहीं बनाते, जो बनाते हैं कुछ हार्मोन्स, वो होते हैं एंडोक्राइन, उनका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में जाता है। तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि ठीक है, पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो मेजॉरिटी काम है जिस पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक जूस बनाना, जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। और कुछ सेल्स इसके ऐसे हैं जो पैनक्रियाटिक जूस नहीं बना रहे हैं, रादर वो क्या कर रहे हैं? रादर वो बना रहे हैं आपके लिए पैनक्रियाटिक हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह, और ये हार्मोन्स फिर अलग अलग चीज़ों पर जाकर फंक्शन करेंगे। तो हमें इस चैप्टर में जिस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है वो है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, यानी पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक डक्ट की हेल्प से डिओडेनम में रिलीज होने के लिए रेडी रहेगा। तो पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों रिलीज होते हैं एक कॉमन डक्ट के थ्रू, जिस डक्ट को आप कहते हो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ से क्या होगा? पैनक्रिया से जो डक्ट आएगा पैनक्रियाटिक डक्ट, वो ज्वाइन करेगा बाइल जूस वाले डक्ट को, जिसे हम कॉमन हिपैटिक डक्ट कहते हैं, और दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाएंगे जिसे कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट डिओडेनम में ओपन होगा और साथ में ही बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस को वहाँ पर पोर आउट कर देगा। तो इस तरीके से दोनों जूसेस डिओडेनम में पहुँच जाएंगे। अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ना बच्चों, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, बट ये एंजाइम्स भी होते हैं इनएक्टिव, ये एंजाइम्स भी होते हैं इनएक्टिव। तो इसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स हैं जैसे ट्रिप्सिन ओजिन, अमाइलेज और लाइपेज, जिसमें से ट्रिप्सिन पेप्सिन की तरह होता है, पेप्सिन ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन कराएगा प्रोटीन्स का,
अमाइलेज ब्रेक डाउन कराएगा स्टार्च का और लाइपेज ब्रेक डाउन कराएगा फैट्स का। तो चलो देखते हैं ये क्या कहानी है। देखो इसमें कहानी में हमें सिर्फ इतना भर देखना है कि ये ब्रेक डाउन होगा कैसे। तो अगर मैं यहाँ पर आपको लिख के बताऊँ ना, तो ये जो हमारा जूस है, ठीक है, ये जो हमारा जूस है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक एंजाइम ट्रिप्सिनोजन। अब इस ट्रिप्सिनोजन को पहले करना पड़ेगा एक्टिव, तो ये एक्टिव होगा, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा। पर ये कब एक्टिव होगा, ये तब एक्टिव होगा जब आप इसको दोगे एक एल्केलाइन पीएच, जब आप इसको दोगे एक एल्केलाइन पीएच। अब मैम एल्केलाइन पीएच कहाँ से आया, फूड तो स्टमक से आया था, स्टमक में तो एसिड था, काइम आपने कहा एसिडिक है। अब आप कह रहे हो कि एल्केलाइन पीएच ला दो, कहाँ से ला दूँ, लाओगे बेटा, कैसे लाओगे, लिवर की हेल्प से। वो जो बाइल जूस है ना, ये जो पैनक्रियाटिक जूस है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, वहाँ के मीडियम को एल्केलाइन बनाते हैं। तो हमारी बुक में हम कहते हैं कि बाइल जूस के कारण एल्केलाइन मीडियम बन जाता है। बाइल जूस जब मीडियम को एल्केलाइन बना देगा तब ये एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होते साथ ही ब्रेक डाउन कराना शुरू कर देंगे। तो ये जो आपका ट्रिप्सिन है, ये जो आपका ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन एक्ट करने वाला है बच्चों किसके ऊपर, प्रोटीन्स के ऊपर। तो वो जो प्रोटीन्स थे आपके, प्रोटीएजेस वगैरह, प्रोटीन्स, प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स, इन पे काम करने वाला है आपका ट्रिप्सिन और इनको कन्वर्ट करने वाला है इनटू फर्दर सिंपलर प्रोटीन्स। तो ये इनको फर्दर ब्रेक करा देगा इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स, तो ये इनको स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करा देगा। तो इस तरीके से प्रोटीन्स का और फर्दर कन्वर्जन हो गया इनटू फर्दर सिंपलर फॉर्म। अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म अमाइनो एसिड में नहीं कन्वर्ट हुए हैं, पर अभी भी काफ़ी सिंपल फॉर्म में आ चुके हैं। ऐसे ही जो आपका दूसरा एंजाइम है अमाइलेज, अमाइलेज तो आप जानते ही हो क्या करता है, स्टार्च पे एक्ट करता है और उसे कन्वर्ट करा देता है इनटू माल्टोज। तो ये भी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं है, पार्शियल ब्रेकडाउन है, ठीक है, पार्शियल ब्रेकडाउन है। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ना स्टार्च का हो रहा है ना प्रोटीन्स का हो रहा है, दोनों का ही पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ है। लाइकवाइज जो आपका फैट्स है इस पे काम करने वाला है लाइपेज एंजाइम। तो जब लाइपेज आपके फैट्स पे काम करेगा, कौन से फैट्स पे काम करता है, इमल्सिफाइड फैट्स पे। तो सारे फैट पे काम नहीं कर सकता, सिर्फ उस फैट पे काम करेगा जिसको आपने स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़वा दिया था बाइल के कारण। तो बाइल जूस ने जिनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स पे तोड़ा है, सिर्फ उन्हीं फैट्स पे काम करेगा लाइपेज और उनको कन्वर्ट कराएगा, इनको कन्वर्ट कराएगा इनटू सिंपलर फैट्स, इनको कन्वर्ट कराएगा इनटू सिंपलर फैट्स। तो कभी भी पैनक्रिया के एंजाइम्स के कारण फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन तब होता है बेटा जब तीसरा जूस जो कि है इंटेस्टाइनल जूस ये रिलीज हो। अब ये इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से रिलीज होता है, ये इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद के म्यूकोजल एपिथेलियम से। जिस स्टमक का म्यूकोजा था वैसे ही इंटेस्टाइन का भी म्यूकोजा है, ठीक है, जैसे स्टमक का म्यूकोजा था वैसे ही इंटेस्टाइन का भी म्यूकोजा है। और इस म्यूकोजा से जो जूस रिलीज होगा उसे आप कहोगे इंटेस्टाइनल जूस। और इस इंटेस्टाइनल जूस का काम है कि ये फाइनल ब्रेकडाउन कराए, इसका काम है कि ये फाइनल ब्रेकडाउन कराए। इसके अंदर वो तमाम एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो फूड को सिंपलेस्ट अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कराने वाले हैं। ये जो सिक्रीशंस होते हैं ब्रश बॉर्डर सेल्स के, इनके साथ में गॉबलेट सेल्स के, ये मिला के बनाते हैं आपके लिए इंटेस्टाइनल जूस, जिसे आप कहते हो सक्कस एंटेरिकस। अब इस जूस के अंदर बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, वो वाले एंजाइम्स भी होते हैं जो माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करा दें, वो भी होते हैं जो आपके पेप्टाइड्स को कन्वर्ट करा दें टू अमाइनो एसिड्स, वो भी होते हैं जो ये कन्वर्ट करा दें आपके फैट्स को इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो इसके अंदर सारे ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे कन्वर्ट करा देंगे, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे कन्वर्ट करा देंगे। इन एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए एक पीएच चाहिए जो कि पीएच है 7.8 का, मतलब ये भी अल्कलाइन पीएच पे ही काम करते हैं। तो बाइल जूस जब पीएच अल्कलाइन बनाता है ना, तो पैनक्रिया के साथ साथ इंटेस्टाइन के एंजाइम्स भी फिर काम कर पाते हैं। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयंस थे जो पैनक्रिया से निकले थे और जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा था, ये मेक श्योर करते हैं कि हाँ वहाँ का मीडियम फिर अल्कलाइन ही बना रहे। तो बाइल जूस ने काम किया था अल्कलाइन बनाने का, फिर इनने हेल्प करी कि हाँ ये अल्कलाइन ही रहे और फिर फाइनली ये वाला एंजाइम्स भी काम कर पाएँ। सक्कस एंटेरिकस फाइनली सारे एंड प्रोडक्ट्स आपको पहुँचा देगा, सब सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करा देगा। और जैसे ही ये कन्वर्जन होगा आपको पता है क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे आपके एंड प्रोडक्ट्स।
सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट यानी सारा का सारा स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका होगा, सारा का सारा प्रोटीन्स कन्वर्ट हो चुका होगा इनटू अमाइनो एसिड्स, एंड ऑल द फैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो इस तरीके से फूड का फिर कंप्लीट एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन हो चुका होगा। तो आप देखो फूड का ब्रेकडाउन कितनी मुश्किल से हुआ। माउथ से स्टार्ट हुआ, माइलेज एंजाइम ने काम किया, स्टार्च को कन्वर्ट कराया माल्टोज में, स्टमक में आए, पेप्सिन ने काम कराया, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कराया प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आए, पहले पैनक्रियाज ने काम किया, कन्वर्ट कराया प्रोटीन्स को इनटू पेप्टाइड्स, प्रोटीएजेस को इनटू पेप्टाइड्स, स्टार्च पे काम किया माइलेज ने, कन्वर्ट कराया उसको माल्टोज में, फिर काम किया फैट्स के ऊपर, उसे कन्वर्ट कराया सिंपलर फैट्स में, फाइनली इंटेस्टाइनल जूस ने काम किया, और सब पे इंटेस्टाइनल जूस ने जब काम किया सबके एंड प्रोडक्ट्स पे, तो सबको कन्वर्ट करा दिया पूरे के पूरे प्रोटीन्स को इनटू अमाइनो एसिड्स, सारे पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में, सारे माल्टोज को ग्लूकोज में, और सारे सिंपलर फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इस तरीके से हमें मिल गए हमारे एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। अब क्या करेंगे, अब इनको करेंगे ब्लड में अब्जॉर्ब, फिर भेजेंगे सेल्स के पास ताकि वो उसे यूज़ कर सकें, और जो वेस्ट रह जाएगा, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो ब्रेक नहीं हुआ, उसको करेंगे बॉडी से एलिमिनेट। तो ये सब कैसे होगा ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू, कीप लर्निंग।